हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा इनकी स्टडी में। आज हम 12th क्लास की जियोग्राफी का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को जय श्री राम। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए देखते हैं मानव बस्ती। मानव बस्ती होती क्या है, यानी कि मानव जहाँ पर रहता है ना, तो वहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहता है, मतलब एक ग्रुप बन जाता है वहाँ के रहने के स्थान को, उसे कहते हैं मानव बस्ती। आइए देखते हैं मानव बस्ती किसे कहते हैं। मानव बस्ती का अर्थ बहुत सारे। मानव बस्ती का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे घर। बहुत सारे घर किसी स्थान पर, यानी कि किसी स्थान पर बहुत सारे घरों का निर्माण करना, जिसमें लोग निवास करें, यानी कि जिसमें लोग क्या करें, रहने लग जाए। यानी कि बहुत सारे घर बनाना जिनमें लोग क्या करते हैं, रहने लग जाएं। उन्हें क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। यानी कि बहुत सारे घर बन गए, यहाँ पर भी घर बन गए, यहाँ पर भी घर बन गए, यहाँ पर भी घर बन गए, बहुत सारे घर बन गए बड़े एरिया में। तो उसको क्या कहते हैं? वो एक बस्ती कहलाने लग जाती है। यानी कि बहुत सारे घरों का समूह क्या कहलाता है? एक बस्ती कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। और उन घरों में मानव रहने लग जाएंगे तो मानव बस्ती हो जाएगा। तो मानव बस्ती की डेफिनेशन ये हुई। आगे चलते हैं वीडियो में। बस्तियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती है। बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बस्तियाँ कितने प्रकार की होती है, तो आसानी से बता दीजिएगा। बस्तियाँ दो प्रकार की होती है। नगरीय, यानी कि जो नगरों में होती है बस्तियाँ, नगरों में जो बहुत सारे घर बने होते हैं, तो उनके जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? नगरीय बस्तियाँ कहते हैं। और जो गाँव में घरों का जो ग्रुप रहता है, गाँव में बहुत सारे घर रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्रामीण बस्तियाँ। तो आइए देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के बारे में, देखते हैं थोड़ा सा। ग्रामीण जीवन निर्वाह प्राथमिक क्रियाओं पर होता है। मतलब जो गांव के लोग रहते हैं ना, वो अपना जीवन को गुजारा कैसे करते हैं? प्राथमिक क्रियाओं से करते हैं। और प्राथमिक क्रियाओं में क्या आते हैं? कृषि क्षेत्र, यानी कि कृषि करके लोग क्या करते हैं? अपने जीवन का गुजारा करते हैं। यानी कि यहाँ पर से अनाज वगैरह, धान वगैरह वो उगाएंगे और उनसे ही वो अपनी आर्थिक क्रिया, यानी कि पैसे वगैरह कमाएंगे और अपना रोजगार चलाएंगे। यानी कि ग्रामीण जो बस्तियाँ होती हैं वो किस पर निर्भर रहती है? प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर रहती है, अपना जीवन निर्वाह करती है। आगे चलते हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं। ग्रामीण लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कम गतिशील होते हैं। यानी कि वो कम ही गतिशील होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम जाते हैं। इसलिए सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं, क्योंकि वो एक ही स्थान पर रहते हैं ना, यानी कि एक ही जगह पर रहते हैं, यानी कि गाँव में रहते हैं। तो उनके उनकी जो बोलचाल की रहती है, मतलब आसपास का जो क्षेत्र रहता है, उससे जान पहचान अच्छी हो जाती है। और उनका सामाजिक संबंध क्या होता है? घनिष्ठ हो जाता है, क्या अच्छा हो जाता है। आपको वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर आसानी से लिंक देख लीजिएगा। और वीडियो को हम ट्रिक से पढ़ेंगे, तो आसानी से वीडियो को ज्वाइन कीजिए और आसानी से एंजॉय कीजिए। आगे चलते हैं नगरीय बस्तियाँ। तो नगरीय बस्तियाँ क्या होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। नगरों में जो बस्तियाँ बनाई जाती है उसे नगरीय बस्तियाँ कहते हैं। यानी कि नगरों में बहुत सारे घर होते हैं, तो उन्हें नगरीय बस्तियाँ कहेंगे ना। आगे चलते हैं, देखते हैं नगरीय बस्तियाँ होती क्या है आखिरकार। तो देखने से पहले स्टार्ट करते हैं नगरीय बस्तियाँ। तो आइए दोस्तों, नगरीय बस्तियों के बारे में देखते हैं। माल के निर्माण, यानी कि माल यानी क्या क्या होता है? यानी कि कारखानों में जो माल आता है उनका उसका निर्माण करते हैं यहाँ पर, यानी कि उद्योगों का निर्माण होता है नगरीय बस्तियों में। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर जीवन निर्भर होता है, यानी कि यहाँ पर उद्योगों का विकास होता है। यहाँ पर प्राथमिक क्रिया होती है, द्वितीय क्रिया होती है, तृतीय क्रिया होती है। यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर जीवन निर्वाह कहाँ पर होता है? नगरों में। बहुत सारे रोजगार उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर जीवन निर्वाह आसानी से हो जाता है, यानी कि अच्छी रोजगार मिल जाता है। नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल, यानी कि कठिन और तेज होता है। यानी कि यहाँ पर जीवन जीने का तरीका बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रोजगार किया जाता है ना, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आसानी से कुछ पैसे उपलब्ध हो पाते हैं। और तेज़ी से कार्य करना पड़ता है। धीमी गति से कार्य करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं होगा और हमें काम से निकाल दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जटिल है, यानी कि पैसा कमाना जटिल है, यानी कि जीवन को निर्वाह करना, यानी कि जीवन को जीना बहुत ज़्यादा कठिन है। और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं, यानी कि यहाँ पर लोग अपने काम से काम रखते हैं। यहाँ पर लोग आसपास नहीं बैठते हैं और अपने कार्य करके आ जाते हैं और घर पे आके सो जाते हैं आराम से। यानी कि समाज में आने जाने का इनको टाइम नहीं मिल पाता। यानी कि सामाजिक संबंध क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, यानी कि समाज में बोलचाल कम होती है। आगे चलते हैं, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में देखते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार क्या क्या हैं? तो ग्रामीण बस्तियों के 3 प्रकार इसमें दिए गए हैं। तो तीनों प्रकारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार देखते हैं गुच्छित, गुंचित, संकुचित और विकेंद्रित। यानी कि जो घर पास पास होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सटे सटे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे घर बन गए, बहुत ही ज़्यादा घर बन गए ना, यानी कि 1 किलोमीटर में 50-60 घर बन गए, तो है ना, वो गुंचित, संकुचित और विकेंद्रित हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल नैरो हो जाएंगे।
अर्धकुंचित अथवा विखंडित, यानी कि जहाँ पर कुछ कुछ दूरी पर घर बने रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में पहले तो 50 थे, इसमें तो है ना 1 किलोमीटर 50 घर बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर अर्धकुंचित में कितने बन जाएंगे, 1 किलोमीटर में 30 घर बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर विखंडित यानी कि कम है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम तो है। अपरिष्कृत अथवा एकांकी, यहाँ पर क्या होते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने घर बनेंगे, 4 या 5, 5-6 घर बन गए, या फिर आप 15 घर ले लीजिएगा, यानी कि मिनिमम 15 घर ही बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पर तो 15 घर बनेंगे, यहाँ पर कितने घर बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे 30 घर और यहाँ बनेंगे 50 घर, यानी कि सबसे ज़्यादा घर कहाँ पर बनते हैं, गुंचित संकुचित विकेंद्रित में बनते हैं, यानी कि यहाँ पर घर क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अर्धगुंचित अथवा विखंडित में घर थोड़े थोड़े दूरी पर होते हैं और परिष्कृत तत्व एकांकी में बहुत बहुत दूरी पर घर होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए कारक, अब ग्रामीण बस्तियों के जो विभिन्न प्रकार होते हैं ना, उनके लिए क्या कारक उत्तरदायी होते हैं कि वहाँ पर ऐसा होना पड़ता है कि यहाँ पर कुछ जगहों पर ज़्यादा लोग रहते हैं, कुछ जगहों पर कम रहते हैं, ऐसा क्या कारण हो जाता है। तो भौतिक लक्षणों के बारे में देखते हैं, भौतिक कारक क्या क्या है। भूभाग की प्रकृति, यानी कि भूभाग की प्रकृति कैसी है, ऊंचाई है, जलवायु और जल की उपलब्धता, यानी कि कुछ स्थानों पर जहाँ पर समतल धरातल रहता है तो वहाँ पर आसानी से बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ नहीं रहता और आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है। नदियों के पास सभ्यताएं, पहले प्राचीन काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा कालीबंगा वगैरह सभ्यता थी, वो नदियों के किनारे बसी हुई थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आसानी से जल उपलब्ध हो जाता था और कृषि वगैरह भी कर पाते थे आसानी से, और वहाँ से जल को उपलब्ध करवाया जाता है, यानी कि वहाँ पर आवश्यकताएं उनको मिल जाती थी, यानी कि वो जीवन निर्वाह आसानी से कर सकते थे, मछली वगैरह पालन कर सकते थे। और वहाँ की जो धरातल था वो भी है ना पहाड़ी क्षेत्रों वाला नहीं था, मतलब वहाँ पर जो धरातल था एकदम समतल था, तो वहाँ पर आसानी से झोपड़ियाँ वगैरह लगाई जा सकती थी, खेती भी की जा सकती थी। यदि पहाड़ों पर जाकर लोग रहेंगे तो वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रहेगा ना, तो वहाँ पर पानी लाना, पहाड़ों पर चढ़ाना, फिर वहाँ पर पीने के लिए यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। यानी कि भूभाग और जलवायु, जलवायु यानी कि सबसे ज़्यादा ठंडी वाले स्थान रहते हैं ना, वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे। सबसे ज़्यादा गर्मी जहाँ पर बनती है, जैसे कि थार का रेगिस्तान, वहाँ पर कम लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु क्या है, बिल्कुल गर्म जलवायु, यानी कि वहाँ पर आसानी से लोग नहीं रह सकते। और लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेंगे, जहाँ पर समतल जलवायु, जैसे कि राजस्थान के कुछ भाग है, जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ही कम जनसंख्या रहती है, लेकिन ना पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, और दक्षिणी क्षेत्र में तो, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में तो बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जलवायु क्या है, अच्छी है। तो ये जलवायु भी वहाँ का प्राकृतिक वगैरह है सब वहाँ पर प्रभावित करते हैं, यानी कि भौतिक लक्षण भी बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं जलवायु ये जनसंख्या के बढ़ाव के लिए और धरातल पर अच्छे मानव विकास के लिए। सांस्कृतिक और मानवीय कारक, अब सांस्कृतिक और मानवीय कारक क्या क्या है, मानव द्वारा निर्मित जो कारक है वो कौन कौन से संस्कृति से रिलेटेड है, यानी कि सामाजिक संरचना, जाति और धर्म, यानी कि जाति और धर्म, जैसे कि हिंदू राष्ट्र है हमारा भारत देश, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हिंदू कहाँ पर पाए जाएंगे, भारत देश में पाए जाएंगे। और पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान में मुस्लिम सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो जाति के आधार पर बटा हुआ है, यानी कि भारत भी जाति के आधार पर बटा हुआ है और पाकिस्तान भी जाति के आधार पर बटा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहेंगे तो हिंदुस्तान में क्या रहेंगे, हिंदुस्तान में सबसे कम मुस्लिम रहेंगे। तो जाति के आधार पर भी संरचना बटी हुई है, मतलब है ना, जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो कहाँ पर जाना पसंद करेंगे, पाकिस्तान में जाना पसंद करेंगे, और जो हिंदू लोग हैं वो पाकिस्तान से कहाँ पर आना पसंद करेंगे, हिंदुस्तान में आना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक हिंदू राष्ट्र है। तो ऐसे देखते हैं धर्म यानी कि यहाँ पर जैन लोग रहते हैं, जैसे कि कोई राज्य वगैरह ले लेते हैं, जैसे कि राजस्थान में सर्वाधिक जैन समाज के लोग रहते हैं। अब जैन समाज के लोग रहेंगे, मान लीजिए कि जैन समाज के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं राजस्थान में, तो बिहार से जो जैन समाज के जो लोग हैं वो कम जनसंख्या है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सिख ज़्यादा है बिहार में। तो जैन समाज के जो लोग रहेंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, राजस्थान में आकर रहने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनके लिए अनुकूल साधन है यहाँ पर। तो ये जाति और धर्म दोनों प्रभावित करते हैं, सांस्कृतिक और मानवीय कारक भी प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं सुरक्षा संबंधित कारक। सुरक्षा संबंधित कारक कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जनसंख्या को, कि जनसंख्या वहाँ पर बढ़े और बस्तियों को संकुचित हो, घनी बस्तियाँ हो। तो देखते हैं चोरी और डकैती की सुरक्षा करना, यानी कि जहाँ पर चोरियाँ कम होती हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं जहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर क्या है, रोज़ाना डाकू आते हैं और चोरी करके ले जाते हैं। तो वहाँ पर लोग क्या है, कम रहते हैं, वहाँ के लोग क्या है दूसरी जगह पर जाकर रहना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ पर चोरियाँ कम होती है, चोरी कम होती है, डकैती कम होती है, खून खराबा कम होता है,
वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक तो शांत वातावरण है और आसानी से वहाँ पर आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे, यानी कि सुरक्षा और चोरी वाले स्थानों पर भी सर्वाधिक लोग रहते हैं। आगे चलते हैं, गुंचित बस्तियाँ। गुंचित बस्तियाँ होती क्या हैं, देखते हैं। गुंचित बस्तियाँ वह सघन बसे हुए क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो सघन बसे हुए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पास पास जो क्षेत्र बसे हुए होते हैं, तो बहुत सारे घर बने रहते हैं पास पास, तो इनको क्या कहते हैं, सघन, यानी कि गुंचित वगैरह, ये सब इसमें आ जाएंगे गुंचित बस्तियों में। इन बस्तियों क्या करती है, आयताकार होती है, यानी कि किस प्रकार की रहती है, आयताकार, यानी कि चौगड़ पैटर्न में होती है, मतलब एक जाली की नुमा आकृति होती है, जिन्हें आर्य प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। ये बस्तियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, गुंचित, ये बस्तियां जलोढ़ मैदान, जहाँ पर मैदान है वहाँ पर उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, यानी कि जो ये भारत है, ये भारत देश मान लेते हैं, तो यहाँ पर है ना उत्तरी और पूर्वी राज्यों में यहाँ पर है ना बहुत सारी है ना गुंचित बस्तियाँ पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सभी अनुकूल दशाएं होती हैं लोगों को रहने के लिए। आगे चलते हैं, इन्हें विखंडन बस्तियाँ भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अर्धगुंचित बस्तियाँ। अर्धगुंचित बस्तियाँ यानी कि दूसरा प्रकार आ गया, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो अर्धगुंचित बस्तियों के बारे में देखते हैं। तो अर्धगुंचित बस्तियाँ यानी कि इन्हें क्या कहते हैं, यानी कि इन्हें विखंडित बस्तियाँ भी कहते हैं। ये किसी सीमित क्षेत्र में गुंचित होने की प्रकृति को का परिणाम है, यानी कि किसी जो सीमित क्षेत्र है, यानी कि कोई निश्चित क्षेत्र है जहाँ पर है ना इन बस्तियों को रखा जाएगा, यानी कि ये बस्तियाँ बनी रहेगी यहाँ पर, तो ये गुंचित होने की प्रकृति का परिणाम है, यानी कि सीमित क्षेत्र में ये बसी हुई रहती है। ये बस्तियाँ विखंडित हैं, यानी कि ये बस्तियाँ क्या हैं, विखंडित यानी कि बटी हुई बस्तियाँ हैं, यानी कि किसी स्थान पर ज़्यादा हैं, किसी स्थान पर कम हैं, ऐसे हैं। अर्थात कुछ वर्ग स्वेच्छा से या बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गाँव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं, यानी कि कुछ लोग रहते हैं ना जिनके लिए ना गाँव का वातावरण अच्छा नहीं रहता, तो गाँव से दूर जाकर रहने लग जाते हैं, मतलब गाँव से थोड़ी दूरी पर जाकर रहने लग जाते हैं कुछ समुदाय के लोग। और कुछ रहते हैं जो गाँव में रहना पसंद करते हैं, यानी कि एक बटा हुआ क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर बट जाते हैं जाति के आधार पर भी। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि मुस्लिम अलग अलग, हिंदू अलग अलग, जैन, यानी कि मुस्लिम अलग स्थान पर रहते हैं, यानी कि मुस्लिम जो रहते हैं उनका एरिया अलग अलग होगा, हिंदुओं का अलग अलग एरिया होगा, सिख का अलग अलग एरिया होगा, जैन अलग अलग स्थान पर रहेंगे, यानी जैन के 10-15 घर यहाँ पर हैं, यहाँ पर मुस्लिम के 10-15 घर हैं, तो यहाँ पर हिंदू के 10-15 घर हैं, और यहाँ पर सिख के 4-5 घर हैं। तो इससे देख लेते हैं, हालांकि अलग अलग बटे हुए रहते हैं क्षेत्र। ये गुजरात के मैदान में व राजस्थान में मिलते हैं, यानी कि गुजरात का जो मैदान है और राजस्थान में इस प्रकार के आवास मिलते हैं, बस्तियाँ मिलती है। आगे चलते हैं, पल्ली बस्तियाँ। पल्ली बस्तियाँ होती क्या है, आइए देखते हैं। इन बस्तियों को पाना, पाड़ा, पाला, नगदा, दानी इत्यादि के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि पल्ली जो बस्तियाँ होती हैं उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है, पाना के नाम से जाना जाता है, पाड़ा के नाम से जाना जाता है, पाली के नाम से जाना जाता है, नगदा के नाम से जाना जाता है, दानी के नाम से जाना जाता है। तो पान पड़ा पाल पर निगल ढंग से, यानी कि किसी कोई लड़का है उससे कह रहे हैं कि हम, तो पान पड़ा हुआ है, कहाँ पर पड़ा हुआ है, पाल पर पड़ा हुआ है, तो निगल उसको, यानी कि निगल जा उसको, खा ले फटाफट, ढंग से खाओ। और यानी कि पान पड़ा है, पान से आ जाएगा पाना, पड़ा से आ जाएगा पाड़ा, पाल से आ जाएगा पाली, और नंगला से आ जाएगा निंगल, डंग से आ जाएगा दानी। यानी कि आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि पल्ली बस्तियों को किन किन नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में यह बस्तियाँ बटी हुई होती है। ये गांव गंगा के मैदान छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश की बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी कि जो पल्ली जो बस्तियाँ होती हैं कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, गंगा के मैदानी भागों में, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश की बहुतायत क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कि गंगा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। हिमालय की छत से गंगा उतरी, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा कि पल्ली जो क्षेत्र हैं, पल्ली जो आदिवासी यानी कि बस्तियाँ हैं, वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में है। गंगा, गंगा कहाँ से उतरी, गंगा हिमालय के सिर से उतरी, हिमालय की छत से उतरी, हिमालय की छत से उतरी, यानी कि गंगा कहाँ से उतरी, गंगा से आ जाएगा गंगा के मैदान,
हिमालय यानी कि हिमालय से जगह हिमालय क्षेत्र। और छत से आ जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि हिमालय की छत से क्या उतरी, गंगा उतरी। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा कि पल्ली क्षेत्र में कौन कौन से, यानी कि पल्ली बस्तियाँ कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। परिक्षिप्त बस्तियाँ, इन्हें एकांकी बस्तियाँ भी कहते हैं। यूट्यूब चैनल जैसा इनके स्टडी नेम से हैं। यह सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ियाँ अथवा कुछ झोपड़ियाँ पल्ली अथवा छोटी झोपड़ियों की ढाल पर खेतों चरागाहों के रूप में भी होती है। यानी कि जो इस प्रकार की जो बस्तियाँ हैं वो जंगलों में एकांकी, यानी कि एक स्थान पर झोपड़ियाँ बनाकर कुछ लोग रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की झोपड़ियाँ वहाँ पर परिक्षिप्त होती हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। मेघालय के केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की बस्तियाँ मिलती हैं। यानी कि जो परिक्षिप्त बस्तियाँ हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, मेघालय में मिलती हैं, केरल में मिलती हैं, उत्तराखंड में मिलती है और हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है कि मेघ उतरा हिमालय से बचाव करो, यानी कि मेघ कहाँ से उतरा, हिमालय से उतरा, और हमें क्या करना है, बचाव करना है। क्योंकि मेघ यदि हमारे ऊपर गिर गया तो हम मर जाएंगे। यानी कि मेघ से आ जाएगा मेघालय, उत्तरा से आ जाएगा उत्तराखंड, हिमालय से आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, बचाव करो कर से आ जाएगा केरल। यानी कि इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा कि मेघ उतरा हिमालय से बचाव करो। मेघ से जाएगा मेघालय, उत्तर से आ जाएगा उत्तराखंड, हिमालय से आएगा हिमाचल प्रदेश, बचाव करो यहाँ से कर से आ जाएगा केरल। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नगरीय बस्तियों। नगरीय बस्तियों के बारे में देखते हैं। तो नगरीय बस्तियाँ विशाल आकार की होती हैं। नगरीय बस्तियाँ रहते हैं जो नगरों में निवास करने वाले लोग रहते हैं, वो विशाल आकार पर बहुत सारे घर बनाए रहते हैं, बहुत सारे घर बने हुए रहते हैं विशाल आकार में। तो आइए देखते हैं ये बस्तियाँ अन्य प्रकार के कृषि आकर्षित यानी कि कृषि से रिलेटेड नहीं होती हैं। ये बस्तियाँ आर्थिक प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती हैं, यानी कि यहाँ पर प्रशासनिक कार्यों में जैसे कि चिकित्सक सेवाएं, शिक्षक सेवाएं, तो इनमें लोग रहते हैं। जैसे राजनीति वगैरह में लोग लगे हुए रहते हैं, यानी कि प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए रहते हैं यहाँ के लोग। भारत में नगरों का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से ही हुआ है। यानी कि भारत में जो नगर रहते हैं वो प्रागैतिहासिक काल से ही हुआ है। यानी कि नगरों का विकास कब से हो चुका है, नगर कब बन चुके थे, प्रागैतिहासिक काल में ही बन चुके थे, जब सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में। यानी कि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो थी, ये सब कहाँ पर के नगर कहलाए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कहलाए थे। क्योंकि यहाँ पर एक उत्कृष्ट व्यवस्था थी, यहाँ पर मकान बड़े बड़े बने हुए थे, यहाँ पर ईंटों से निर्मित थे, यहाँ पर कच्चे घर नहीं थे, पक्के हुए घर थे, पक्की ईंटों से निर्मित थे लोग। सारी चीज़ें अच्छी थी यहाँ पर, मतलब अच्छी सुविधाएं उपलब्ध थी। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक नगर के रूप में इसको बसाया गया था। नगरों का वर्गीकरण, नगर कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। तो नगरों को कितने भागों में बांटा गया है, हमारी किताब में 3 भागों में बांटा गया है नगरों को। प्राचीन नगर यानी कि जो प्राचीन काल में जो नगर बनाए गए थे, मध्यकालीन नगर जो मध्यकाल यानी कि बीच में, आधुनिक नगर जो अभी प्रेजेंट में बनाए गए हैं। प्राचीन नगर के बारे में देख लेते हैं जो भूतकाल में बनाए गए थे। भारत में 2000 वर्षों से अधिक समय में के नगर हैं। यानी कि जो भारत में 2000 वर्षों से अधिक समय के नगर, यानी कि 2000 वर्ष पहले जो नगर बनाए गए थे उनके साक्ष्य अभी भी मिलते हैं हमारे। जैसे कि मोहनजोदड़ो में, सिंधु घाटी सभ्यता में, इन सभी के नगरों के प्राचीन साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं हमें, नगरों के, यानी कि इन सभ्यताओं के माध्यम से मिले हैं, जिनका विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों से के रूप में हुआ। यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ, यानी कि जाति धर्म के आधार पर इन नगरों को बांटा गया था। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र में मौर्य समाज के जो नगर बनाए गए थे, मौर्य समाज ने जो नगर बनाए थे पाटलिपुत्र में, वाराणसी, प्रयाग प्राचीन नगर हैं। मध्यकालीन नगरों के बारे में देखते हैं। इन नगरों का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ था। यह किला नगर है, यानी कि जो राजाओं के द्वारा जो नगर बसाए गए थे मुख्यालयों के रूप में होगा। तो नगर कौन कौन से थे, मध्यकालीन नगर थे, जिनका निर्माण प्राचीन नगर व खंडरों में हुआ था। यानी कि खंडरों में इन नगरों का निर्माण किया गया था। इन नगरों में दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, आगरा आते हैं। यानी कि जयपुर में लगा आग, दिल में आग लगी जयपुर में,
लाख रुपए देकर। इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक बनी है कि दिल में आग लगी, कहाँ पर लगी? दिल में आग लगी जयपुर में। दिल में आग लगी, दिल में आग लगी जयपुर में। लाख रुपए देके, लाख रुपये देके, यानी कि दिल से आ जाएगा दिल्ली, में आग, आग से आ जाएगा आगरा, लगी, लगी से आ जाएगा लखनऊ, जयपुर में, जयपुर यानी कि जयपुर। दिल में आग लगी जयपुर में, लाख रुपए देके, लाख से आ जाएगा लखनऊ। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से आती है कि दिल में आग लगी लखनऊ में, यानी कि मध्यकालीन नगर कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, आगरा में आते हैं। आधुनिक नगरों के बारे में देखते हैं। तो आधुनिक नगर यानी कि अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक दृष्टि से अनेक नगरों का विकास किया था। अंग्रेजों ने जो भारत में जो व्यापार करने के लिए है ना, बहुत सारे नगरों का विकास किया था, बहुत सारे नगर बसाए थे। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ, यानी कि आधुनिक जो उद्योग बनाए गए, उद्योग कारखाने वगैरह बनाए गए, उनके आधार पर नगरों का विकास हुआ या नगरों का जन्म हुआ। जमशेदपुर इसका उदाहरण है। जमशेदपुर में बहुत सारे नगर बना, दुर्गापुर, भिलाई, सुंदरी, बैरोनी नगर बसे हुए थे। वर्ष 2011 में भारत में नगरों का प्रतिशत 31.16 था, यानी कि भारत में सन 2011 में कितने नगर थे, कितने प्रतिशत नगर थे भारत में? कुल 31.16% नगर थे। जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने भागों में बांटा गया उनके बारे में देख लेते हैं। नगर, महानगर, बृहदनगर और नगर। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है नगर, यानी कि 3 भागों में बांटा गया, 1 2 3, नगर, महानगर और बृहदनगर। तो नगर के बारे में देखते हैं। नगर किसे कहते हैं? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को प्रथम वर्ग का नगर कहा गया है, यानी कि 1 लाख, जहाँ पर 1 लाख जनसंख्या वाले लोग रहते हैं किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या है? नगर है। महानगर, जहाँ से 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा गया है। मतलब जहाँ पर लोग कितने रहते हैं? जहाँ पर 10 लाख से 50 लाख के बीच में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर ये 10 लाख से तो अधिक लोग होंगे और 50 लाख से कम लोग होंगे, तो वहाँ क्या लगेगा? महानगर के लगेगा। और बृहदनगर, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को मेगा नगर कहते हैं, यहाँ पे बृहदनगर कहते हैं, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा, यानी कि 50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा कितने भी हो, तो वहाँ पर लोग रहेंगे, 50 लाख से अधिक लोग रहेंगे, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? मेगा नगर कहेंगे, यानी कि बृहद नगर कहेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSR के स्टडी में। आप सभी को यहाँ पर PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सभी को वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मतलब जितनी भी वीडियो बनाएंगे हम 12th क्लास से रिलेटेड, जियोग्राफी की, इन सभी को जियोग्राफी की PDF में मिल जाएगी आपको आसानी से। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। एंजॉय वीडियो विद ट्रिक। जय सिया राम।